हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वाच्य के बारे में बताया था तथा कर्तृवाच्य को हमने विस्तार से पढ़ा था विभिन्न उदाहरण के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको कर्मवाच्य के बारे में बताऊंगी। कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर उसके कर्म के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कर्मवाच्य में क्रिया का निर्धारण कर्ता के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण, दर्जी द्वारा कपड़े सिले जाते हैं। तो अब आप इसमें देखिए, दर्जी एक वचन है, लेकिन चूंकि ये कर्मवाच्य है तो यहाँ हम इस वाक्य में कर्म को देखेंगे और कर्म है कपड़े, और कपड़े जो है वो बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। कपड़े सिले जाते हैं, कपड़े जो हैं वो कर्म है और कर्म बहुवचन है, इस आधार पर क्रिया का निर्धारण भी बहुवचन होगा। अब जैसे इसी को अगर हम कर्तृवाच्य में देखते हैं तो दर्जी कपड़े सिलता है, दर्जी एक वचन हो गया और कर्ता के आधार पर क्रिया और वचन भी एक वचन की हो गई। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य, और इसमें कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया भी कर्म के आधार पर होगी। कर्मवाच्य में से के द्वारा वाक्य परिवर्तित किया जाता है। जैसे दर्जी के द्वारा कपड़े सिले जाते हैं या दर्जी द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, तो कपड़े बहुवचन है, इस आधार पर सिले जाते हैं क्रिया भी बहुवचन की है। छात्रों द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा है। अब राष्ट्रगान जो है वो कर्म है और छात्रों बहुवचन है, लेकिन हम क्रिया का निर्धारण कर्म के आधार पर करते हैं, अतः क्रिया भी जो है वो पुल्लिंग है, गाया जा रहा है। छात्रों द्वारा कॉफी पी जाती है। छात्र जो हैं वो छात्रों बहुवचन है और कॉफी जो है वो स्त्रीलिंग। कॉफी अच्छी बनी है, कॉफी कड़वी है, या जो भी, मतलब जिस भी तरह की बात हम करते हैं तो कॉफी जो है स्त्रीलिंग है, तो उस आधार पे क्रिया भी स्त्रीलिंग की है। छात्रों द्वारा कॉफी पी जाती है। तो कर्म के लिंग के आधार पर हम क्रिया का निर्धारण करते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इस आधार पर हम कर्म के आधार पर हम क्रिया का निर्धारण करते हैं। कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, और कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो इस तरह से कर्मवाच्य में मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि से के द्वारा का प्रयोग करके कर्ता के महत्व को कम करने का प्रयास किया जाता है। कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से कर्मवाच्य में कर्ता की नहीं कर्म की प्रधानता होती है। कर्म हमारे लिए मुख्य हो जाता है और कर्ता गौड़ हो जाता है। तो इस तरह से के द्वारा कर्ता के महत्व को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक, सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि कर्म है, उसी वाक्य की प्रधानता होगी जिस वाक्य में कर्म होगा, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होती है। थोड़ा सा अंतर के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें तो और भी स्पष्ट हो जाएगा कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में
किस तरह से अंतर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाच्य हो, वाक्य हो, अलंकार हो, कुछ भी, कोई भी व्याकरण हमको परिभाषा के आधार पर स्पष्ट नहीं होता, उदाहरण के आधार पर। जितना ज़्यादा हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, वो उतना आसानी से और उतने अच्छे से हमको समझ में आता है और हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। जैसे अब देखिए, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यही है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देव पुस्तक पढ़ता है, देव पुल्लिंग है, देव एक वचन है, तो ये है कर्तृवाच्य। अब हमने पुस्तक के आधार पर क्रिया का निर्धारण नहीं किया है, क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। तो देव पुस्तक पढ़ता है, देव पुल्लिंग है, देव एक वचन है। अब कर्मवाच्य में देखिए, देव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। हम कहते हैं ना, बहुत अच्छी पुस्तक थी, पुस्तक बड़ी है, पुस्तक छोटी है, पुस्तक अच्छी है। तो पुस्तक यहाँ जो है वो स्त्रीलिंग है। तो देव तो कर्ता है, पुल्लिंग है, लेकिन हम यहाँ पुस्तक कर्म के आधार पर क्रिया का निर्धारण करते हैं। तो देव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या देव के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया का निर्धारण किया गया। लेखक पुस्तक लिख रहा है, लेखक पुल्लिंग है, लेखक एक वचन है, और कर्तृवाच्य में क्रिया लिख रहा है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है और कर्ता जो है, लेखक जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए क्रिया भी लिख रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में आप देखिए, लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है या लिखी गई भी हम कहते हैं। तो लेखक जो है वो गौड़ है, प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? पुस्तक। तो इसमें कर्मवाच्य में प्रधान क्या है? कर्म है, और हम क्रिया भी कर्म के आधार पर ही। तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। मुझे लगता है कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया उसी के आधार पर होती है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम थोड़ा सा इस उदाहरण के साथ वाच्य की परिभाषा का पुनः हम वाच्य की परिभाषा को पुनः दोहराने का प्रयास करते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो भाववाच्य के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो हमको वाच्य के द्वारा पता चलता है। और देखिए, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे हैं के आधार पर हमको ये समझ में आ रहा है कि कर्ता जो है एक वचन है, कर्ता बहुवचन है और कर्ता पुल्लिंग है। इसी तरह से मुख्य विषय कर्तृवाच्य में कर्ता है और कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण किया है। मैंने कहा ना कि लिंग वचन पुरुष वो कर्ता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। लेकिन अब दूसरे में यदि हम कहते हैं कि कर्मवाच्य, अब यहाँ कर्ता गौड़ हो जाता है। बार बार मैं इस बात को दोहराने का प्रयास कर रही हूँ कि कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता गौड़ हो जाता है और से के द्वारा कर्ता को
के महत्व को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से कर्मवाच्य में बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई गई, बच्चों पुल्लिंग है, लेकिन हमको यहाँ कर्ता की तरफ ध्यान न देकर हमको कर्म देखना है। कर्म क्या है? और कर्म है पतंग। और पतंग क्या है? पतंग स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के आधार पर क्रिया भी स्त्रीलिंग की है, तो बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई गई। तो मुझे लगता है कि आपको वाच्य अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी पुस्तक में विभिन्न उदाहरण के द्वारा और भी इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको भाववाच्य के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।